नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था, मैडम एमसीक्यू के वीडियो लाइए, तो हम लेके आ गए हैं एमसीक्यू के वीडियो। जो दो टॉपिक मैंने कवर कराए हैं, नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, तो उस दो टॉपिक से ही टॉप 25 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो आप पहले जाके थ्योरी वाला वीडियो देखिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सहकारिता विभाग की अपनी तैयारी बेहतर बनानी है तो सबसे पहले योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ सहकारिता विभाग की तैयारी आपको करवाई जा रही है बहुत ही कम फीस पर, तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नाबार्ड से रिलेटेड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब इसका गठन कब हुआ? 10 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1985 या फिर 11 जुलाई 1981। तो नाबार्ड का गठन कब हुआ? ये थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने बताया था। नाबार्ड का गठन हुआ है 12 जुलाई 1982 को। डेट हम लोग पूरा याद रखेंगे, 12 जुलाई 1982। कब? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका गठन किया, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आंसर क्या लेंगे हम लोग? छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका गठन किया गया 12 जुलाई 1982 में। ओके, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? अभी इसका मैंने आंसर बताया। कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठवीं पंचवर्षीय योजना। डेट भी याद रखना है, 12 जुलाई 1982। कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसका गठन किया? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोनों हमको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? अब नाबार्ड के बारे में पढ़ना है तो याद भी रखना जरूरी रहेगा कि इसका हेडक्वार्टर है कहाँ। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, भोपाल या देहरादून? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। देहरादून में क्या है? देहरादून का भी याद कर लेते हैं। तो देहरादून में है वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये देहरादून में है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारा कवर हो गया कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो क्या लेंगे? देहरादून। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाबार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। ओके, फोर्थ नंबर है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी मैंने पढ़ाया है। श्री साजी केवी इसके कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इन्होंने 7 दिसंबर 2022 से पदभार ग्रहण किया है नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में, श्री साजी केवी। नरसिंहम समिति अभी आएगा, जब क्षेत्रीय बैंक वाला पढ़ेंगे तब, अभी उनका नाम वापस से आएगा। पांचवा प्रश्न है, नाबार्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? नरसिंहम समिति, शिवराजन समिति, नीचे कस्तूरी राजन समिति?
दिया गया है। तो नाबार्ड का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो शिवराजन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? शिवराजन समिति। नाबार्ड का उद्देश्य मैंने क्या बताया था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना। ठीक है, आर्थिक स्थिति अगर उनकी मजबूत होगी तो वो सभी क्षेत्रों में विकास करेंगे ग्रामीण लोग। तो शिवराजन समिति को कैसे रिलेट करके याद करेंगे? अभी हर जगह शिवजी शिवजी ही चल रहे हैं। अगर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो सभी लोग विकास करने लगेंगे, सभी की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो किसकी सिफारिश पर? नाबार्ड। नाबार्ड भी तो वही काम कर रहा है आर्थिक स्थिति सुधारने का, शिव जी भी वही काम कर रहे हैं। तो शिवराज समिति के सिफारिश पर नाबार्ड का गठन, याद रहेगा जी। छठवां प्रश्न है, नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान कितनी राशि प्रदान की गई थी? मैंने बताया था कि जो नाबार्ड है वो ऋण देने का काम करता है, डायरेक्ट वो कृषकों को तो ऋण नहीं देता। पहले किसको देगा नाबार्ड? राज्य सहकारी बैंक को, फिर वो जिला सहकारी बैंक को, फिर जिला सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि साख समिति को, फिर वो देंगे कृषकों को। वो अलग अलग निधियों में अपना ऋण देता है। कौन? नाबार्ड। तो वैसा ही एक है ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि। इसमें क्या होता है, नाबार्ड जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं, ठीक है, कृषि के लिए, जैसे लघु सिंचाई के लिए हो सकता है, सोलर पंप के लिए हो सकता है, सड़क निर्माण के लिए हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, यही तो हमारी बुनियादी मतलब जरूरतें हैं। तो उनके लिए जो ऋण प्रदान करता है। तो वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ को इसके अंतर्गत कितना राशि मिला, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। 1500 करोड़, 2460 करोड़, 1641.32 करोड़ या फिर 1741 करोड़। तो कितना राशि प्रदान किया गया है? 1641.32 करोड़ रुपया। किसके अंतर्गत? ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में। ठीक है, जो ये हाईलाइट कर रही हूँ उसको ध्यान देना और आंसर ध्यान देना। इसके साथ ही मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अगर एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो दोबारा देखिए, 2x स्पीड में याद हो जाएगा आपको। ये 2460 करोड़ किसी को याद आ रहा है क्या? चाक परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा दिया गया था। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, याद आ रहा है, करंट अफेयर में पढ़े थे महिला पर्यवेक्षक के टाइम। नाबार्ड द्वारा मार्कफेड को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? मैंने बताया ना कि नाबार्ड अलग अलग चीजों के लिए ऋण देता है। तो नाबार्ड पहला तो दे दिया ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि, उसके बाद पुनर्वित्त सहायता देता है, उसके बाद मार्कफेड को भी सहायता देता है। मार्कफेड क्या काम करता है? धान खरीदी का। और आप सभी ने आंसर दिया था, मक्का खरीदी मैंने पूछा था तो। और लघु वनोपज की खरीदी कौन करता है? ट्राइफेड। तो मार्कफेड को धान खरीदी करने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृत राशि यहाँ पूछा गया है। किसके लिए? खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए। 6000 करोड़, 7000 करोड़, 8000 करोड़ या 9000 करोड़। तो आंसर क्या होगा? 6000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी नाबार्ड ने मार्कफेड को सहायता देने के लिए, धान खरीदी के लिए। तो 6000 करोड़ याद रहेगा। ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि में कितना था? 1641.32 करोड़। मार्कफेड के लिए कितना है? 6000 करोड़। कंफ्यूज नहीं होना। अब इसी के अंतर्गत ई शक्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था नाबार्ड के द्वारा। तो इसका स्थापना, इसका गठन कब किया गया? ई शक्ति क्या काम कर रहा था? शक्ति से तात्पर्य महिलाओं से लिया था। तो जो महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह बनाया जाता है उसी को डिजिटलाइजेशन करना ई शक्ति योजना का उद्देश्य था। तो इसका गठन कब किया गया? 8 मार्च 2015 को, 15 मार्च 2015 को, 6 जून 2018 को या फिर 22 अप्रैल 2016 को। ऑप्शन डी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 22 अप्रैल 2016। ऑप्शन डी वहां दिख नहीं रहता। तो ई शक्ति योजना का गठन कब किया गया? 15 मार्च 2015 को। हम लोग को लगेगा महिलाओं से संबंधित है तो 8 मार्च लगा देते हैं क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन नहीं, इसका गठन कब किया गया? 15 मार्च 2015 को। ठीक है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस।
तो ये 22 अप्रैल को याद रख लेना, ठीक है। पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 6 जून को भी खास दिन है, ठीक। अब देखिए, अब ई शक्ति योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में हो रहा है, ठीक है। कितने जिलों में हो रहा है, कब तक, दिसंबर 2022 तक का डेटा पूछा है। ई शक्ति योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में हो रहा है, 7, 8, 9 या फिर 10। तो इसका क्रियान्वयन हो रहा है टोटल 8 जिलों में। तो वो 8 जिले कौन कौन से हैं वो देखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, राजनांदगांव, ठीक है। चलो पूरा ही लिख देते हैं, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, फिर है दंतेवाड़ा, महासमुंद, कांकेर और एक है क्या, रायगढ़। तो इन 8 जिलों में ई शक्ति कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, ठीक है। राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, महासमुंद, रायगढ़, ठीक। याद रहेगा आपको। गठन 15 मार्च 2015। मैं चीजें बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि वो चीज आपको याद हो जाए। और अगर आपको सहकारिता विभाग की तैयारी बेहतर तरीके से करनी है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइए, ठीक है। टेस्ट दिलाने से आपको ही फायदा होगा, पहले से पता चल जाएगा कि किस पैटर्न में प्रश्न आएंगे और कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, तो वहाँ आप उसको अभी से सुधार कर सकते हैं। जो पोर्शन आपका कमजोर है वो आप अच्छे बेहतर बना लीजिए ताकि परीक्षा में वो गलती ना हो। तो टेस्ट सीरीज दिलाने के लिए आप योगेन साहू क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है और एक टेस्ट तो फ्री है, तो कम से कम वो फ्री वाला टेस्ट तो बिल्कुल दिलाइए ही। 10वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान में कितने महिला स्व सहायता समूह को डिजिटाइज किया गया है, किसके तहत, ई शक्ति योजना के तहत। तो कितना मैं बताई थी, थ्योरी वाले में बताई थी 43,867। ये वाला डेटा हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि व्यापम आजकल डेटा वाला क्वेश्चन भी पूछता है। 43,867 स्व सहायता समूह को अभी डिजिटाइज किया जा चुका है। अब एक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किस समिति के आधार पर गठित किया गया था, मतलब किस समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था। शिवराजन समिति, नरसिंहम समिति, राजचलेय समिति, कस्तूरी राजन समिति। तो नाबार्ड वाले में क्या पढ़े थे, नाबार्ड वाले में पढ़े थे ना शिवराजन समिति। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या पढ़ेंगे, नरसिंहम समिति। मतलब नरसिंह समिति के सिफारिश पर ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है। शिवराजन वाला याद हो गया, नरसिंहम याद हो गया। अब राजचलेय समिति, इनका नाम आता है कर सुधार संबंधों में, किसमें, कर सुधार संबंधी में। इसके साथ ही एक चीज और याद रख सकते हैं आप लोग, ये जो राजचलैया जी है इनको कर सुधारों का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, कर सुधारों का पिता, फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स, फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि राजचलैया जी को कर सुधारों का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स, कर सुधार संबंधी में इनका नाम आता है। कस्तूरी राजन समिति, आप सभी लोगों ने हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सुना है, तो ये इन्हीं के सिफारिश पर वो उसका मतलब उसको उस नीति को लाया गया था। किनके सिफारिश पर, कस्तूरी राजन समिति के सिफारिश पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न पे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार प्रायोजन बैंक, स्पॉन्सर बैंक जो रहता है, राज्य सरकार का हिस्सेदारी क्या है, ठीक है। किसी भी बैंक को संचालित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है, तो इस पे किसके किसके हिस्सेदारी है, एक तो भारत सरकार की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एक प्रायोजक बैंक जो स्पॉन्सर्ड बैंक रहेगा वो, और फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो इनका हिस्सेदारी किस किस रेशियो में रहेगा, तो भारत सरकार का रेशियो रहेगा 50%, ठीक है, और प्रायोजक बैंक जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसका रहेगा 35 और राज्य सरकार का रहेगा 15। अब देखो मैच कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में अगर बात करें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है, प्रायोजक बैंक कौन है, तो वो कौन सा है, एसबीआई है। कौन सा है, एसबीआई। तो इस एसबीआई का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है प्रश्न ऐसा पूछे कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा है, तो हमको आंसर क्या लेना है, एसबीआई। ठीक है, ऑप्शन बी इस वाले प्रश्न का सही आंसर था। बढ़ते हैं आगे 13वें प्रश्न की ओर। बाकी दो ऑप्शन दिख नहीं रहा है आपको, ठीक, यहीं से याद कर लेना। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का गठन कब किया गया था। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की बात करिए, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 2 सितंबर 2013 को। अब बोलोगे मैडम बहुत सारा डेट हो गया, याद नहीं हो रहा है, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नाबार्ड का क्या याद किया था हम लोगों ने, 12 जुलाई 1982। ठीक है, ये क्या हो गया, नाबार्ड का गठन। ई शक्ति वाला का 15 मार्च 2015। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का 2 सितंबर 2013। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1975। जो पिछला प्रश्न देखे ना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका अगर गठन पूछे तो 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था उसका गठन। ठीक है, तो ये डेट भी याद रहेगा, 4 ही डेट था याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की कुल कितनी शाखा है। ठीक है, जो भी बैंक रहती है वो अलग अलग शाखाओं में बटी रहती है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा कितनी है, तो उसकी शाखा है 614। कितने हैं, 614। कुछ लोगों ने प्राथमिक कृषि साख समिति वाले में डाउट पूछा था, उस टाइम जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में डाउट पूछा था, आगे वो चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे। सहकारी बैंक की संरचना किस प्रकार है। जब राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था सहकारी बैंक की संरचना कैसा था, वो त्रिस्तरीय संरचना था। कैसे त्रिस्तरीय संरचना, पहले क्या था, राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। उसके बाद क्या आता है, प्राथमिक कृषि साख समिति। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग मेरा आवाज सुनिए, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सहकारी बैंक की संरचना क्या हो गया, त्रिस्तरीय हो गया। राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और नीचे क्या, प्राथमिक कृषि साख समिति। जो नीचे वाला रहता है स्तर, प्राथमिक कृषि साख समिति, यही कृषकों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने एपेक्स बैंक है। ऑप्शन डी यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक से क्या तात्पर्य है, जो राज्य सहकारी बैंक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स बैंक। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राज्य सहकारी बैंक है, तो वो है 5। कितना है, 5। कहाँ कहाँ पास, एक है पंडरी में, एक है रायपुर में, फिर भिलाई में, और कहाँ है, बिलासपुर में, फिर है रायगढ़ में। ये जो रायगढ़ वाला एपेक्स बैंक है ना, वही जिला सहकारी बैंक के रूप में भी काम करता है। उसके लिए रायगढ़ के लिए कोई अलग से जिला सहकारी बैंक नहीं है, ये वाला ही एपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक के रूप में कार्य करता है। तो जो मैं वो चार्ट बता रही थी जिसमें उसकी शाखाओं का शाखाएं लिखी थी और प्राथमिक कृषि साख समिति थी, वहां रायगढ़ का उल्लेख नहीं था, मतलब रायगढ़ नहीं था टेबल में, इसीलिए मैं उसका शाखा नहीं बताई थी। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरे को जोड़ के बता रहे थे कि ये 312 ही हो रहा है, 326 कैसे लिखाया है ऐसे करके। तो रायगढ़ वाला क्योंकि वहां पर मेंशन नहीं था। ठीक है, जो बचा वाला है वो रायगढ़ का था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक कहाँ अवस्थित नहीं है, तो एपेक्स बैंक 5 जगह है, ये तो हम लोग को पता चल गया। 5 जगह का नाम भी बता दी, पंडरी, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़। तो कहाँ नहीं है पूछ रहे हैं, तो जैसे प्रश्न आता है ना कौन सा है नहीं है, तो नहीं है मैं पहले अंडरलाइन कर लेना है। इससे क्या होता है, प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग प्रश्न ही ध्यान से नहीं पढ़ते और आंसर गलत लगा के आ जाते हैं। तो कहाँ नहीं है, पंडरी में तो पढ़े थे, है रायपुर में भी है, भिलाई में भी है, जगदलपुर में नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है? तो एपेक्स बैंक की संख्या मैंने बताई थी 5 और जिला सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो वो है 6। कहाँ कहाँ पर 6? पहले तो 5 संभाग को याद रख लेना है, छठवा जोड़ना है क्या? राजनांदगांव। पहला रायपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा राजनांदगांव, चौथा बिलासपुर, ठीक है, पांचवा अंबिकापुर और छठवा सहकारी बैंक क्या है? जगदलपुर, जगदलपुर में, ठीक है। तो ये रही 6 जिला सहकारी बैंक कहाँ कहाँ पर स्थित है उसकी। फिर इन्हीं लोगों की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो टोटल शाखा कितना था? 326 था। और इसके अंतर्गत जो प्राथमिक कृषि साख समितियां आएंगी उनकी संख्या कितना है? 2058, मतलब 2058 प्राथमिक कृषि साख अभी छत्तीसगढ़ में संचालित है। आगे अभी उसका प्रश्न आएगा। राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत कितने प्राथमिक कृषि साख समिति कार्यरत है? ठीक है, अब राजनांदगांव के अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख समिति है ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 550, 311, 222 या 430। तो राजनांदगांव में मैंने क्या बताया था? 222 वाला बताया था, ठीक है। 222 क्या है? प्राथमिक कृषि साख समिति है। कहाँ? राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत। ये 550 वाला किसका है? ये है रायपुर का है, ठीक है। मतलब रायपुर जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत कितने कृषि साख समिति अगर पूछेगा तो क्या लेंगे हम लोग आंसर? 550, ठीक है, 550। अब रायपुर बड़ा सिटी है इसीलिए वहां प्राथमिक कृषि साख क्या भी है? ज्यादा है, ठीक। 311 ये कौन सा वाला का है? ये दुर्ग वाला का है, ठीक है। किसका वाला का है? दुर्ग वाला का। और ये 430 वाला किसका है? ये बिलासपुर वाला का है। बीएसपी लिख रही हूँ, बिलासपुर, ठीक है। और ये 222 तो किसका है? राजनांदगांव का। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कुल कितने शाखा है? कुल कितने शाखा है? तो ये तो अभी देख लिया हम लोगों ने, कितना शाखा है? 326 शाखा। कितना शाखा? 326 शाखा। आप लोग काउंट कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 312। क्यों? क्योंकि वहां रायगढ़ वाला इंक्लूड नहीं था, इसीलिए। ऑप्शन सी और डी यहाँ मैं लिख रही हूँ, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख समिति संचालित है? इसका आंसर मैंने अभी बताया था कि वर्तमान में कितना है? 2058 कृषि साख समिति संचालित है। कहाँ? हमारे छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में पूछ रहे हैं, लेकिन पहले संचालित था क्या इतना? 2058 नहीं, पहले कितना था? 1333 था। लेकिन फिर 2019 में प्राथमिक कृषि साख समिति पुनर्संरचना अधिनियम आया, तो उसके तहत 725 और बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जब इन दोनों को काउंट करेंगे तो टोटल कितना आ गया? 2058 आ गया। पहले कितना था अगर क्वेश्चन आए तो? 1333। फिर नया कितना बनाए? तो 725 नया बनाए। अभी टोटल कितना है? तो 2058 है। 22वां प्रश्न देखते हैं। कृषक अल्पकालीन ऋण, कृषि ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? ठीक है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है वो कृषकों को ऋण देती है, तो ऋण भी अलग अलग कैटेगरी में था। तो ये कौन सा पूछ रहा है? कृषक अल्पकालीन ऋण का अधिकतम सीमा, मतलब ऋण दे रहे हैं तो 10 लाख 15 लाख तो नहीं दे, उसकी अधिकतम सीमा भी होगी। तो मैंने इसको कैसे याद कराया था? जब भूपेश सरकार आई थी तो उन्होंने क्या किया था? किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, ऋण माफ कर दिया था, और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। तो पंजा से 5 लाख याद कराया था। 5 लाख क्या है? इसका अधिकतम राशि है कृषक अल्पकालीन कृषि ऋण। ये अल्पकालीन इसलिए लिखा है क्योंकि ये कम समय के लिए दिया जाता है, मतलब फसल की शुरुआत से लेकर फसल की अंत तक, ठीक है। मतलब जब फसल बोना स्टार्ट करेंगे तब ऋण अगर ले रहा है वो उस टाइम, फिर जब फसल कटाई हो जाएगी वो धान बेच लेगा तो वो ऋण क्या करेगा? वो चुकता करेगा। तो ये तो हो गया कृषि के लिए ऋण। तो और भी किसी चीज के लिए तो ऋण देते होंगे? तो हाँ देते हैं, मत्स्य पालन के लिए भी ऋण देते हैं, उद्यानिकी के लिए भी ऋण देते हैं, ठीक है, और लाख उत्पादन के लिए भी ऋण देते हैं, और क्या बताई थी मैं? गौ पालन हेतु भी ऋण दिया जाता है। तो इसके लिए ब्याज दर क्या है? ब्याज दर क्या बताया था मैंने? 0% ब्याज दर पर
ऋण देते हैं, ऐसा बताया था मैंने, ठीक है। मत्स्य पालन के लिए भी 0% था, उद्यानिकी के लिए भी 0% था, लाख उत्पादन के लिए भी 0% था, लेकिन गौ पालन के लिए 0% नहीं था। अगर हम उसके लिए ऋण 2 लाख रुपए तक लेते हैं तो 1% ब्याज दर पर वापस करेंगे, और अगर ऋण की सीमा 2 लाख से 3 लाख अगर हो जाती है तो ब्याज दर क्या हो जाएगा, उसमें 3% हो जाएगा। तो ये 1% और 3% को याद रखना, ओके। मत्स्य पालन में अधिकतम ऋण कितना देते हैं, तो 3 लाख देते हैं, उद्यानिकी में भी 3 लाख रुपए तक ही देते हैं। ये देखिए, गौ पालन हेतु यदि ऋण की सीमा 2 लाख से 3 लाख रुपए हो तो उस पर कितना ब्याज दर लगाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर ऋण की सीमा 2 लाख से 3 लाख हो जाएगी तो कितना परसेंट पर वापसी का होगा, 3% ब्याज दर पर। अगर ये सिर्फ 2 लाख रहता, इसका ऋण सीमा अगर सिर्फ 2 लाख रहता तो 1% ब्याज दर पर ऋण चुकाया जाता। 24वां प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष से कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण 0 ब्याज दर पर दिया जा रहा है। तो कब से 0 ब्याज पर दिया जा रहा है, 2014 से 2015, मतलब 2014-15 से क्या दिया जा रहा है, जो कृषि ऋण दिया जा रहा है वो 0% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। और आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान हमारे मुखिया ने किसको कृषि का दर्जा देने का घोषणा किया है, तो आप सभी ने सही आंसर दिया। रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को भी अब क्या हो गया है, कृषि का दर्जा मिल गया है। तो ये अच्छा लगता है कि आप लोग आंसर देते हैं अगर मैं प्रश्न पूछ रही हूँ तो। ये लास्ट प्रश्न, 25वां प्रश्न, वर्ष 2021-22 में प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा कितना ऋण राशि वितरित किया गया था। कृषकों को ऋण देता है, बताया मैंने, ठीक है। तो कितना राशि ऋण दिया गया, तो कितना राशि ऋण में दिया गया था, 4747.77। ऐसे ही इसको याद रख लेना। जैसे मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद होता है ना, अगर उसको हम लोग एक फ्लो में याद करते हैं तो इसको भी वैसे याद रखना, 4747.77 इतना राशि वितरित किया गया था। लेकिन इसका लक्ष्य हम लोगों ने कितना बनाया था कि कितना हम लोग बांटेंगे, तो 5300 करोड़ रुपए क्या बनाया था, लक्ष्य बनाया था। लेकिन बांटे कितना, 4777 करोड़ रुपए बांटे। और 6000 करोड़ क्या था, वो मार्कफेड को सहायता दिया था, कौन, तो नाबार्ड दिया था। तो ये रहा 25 MCQ प्रश्न। अभी टाइम कितना हुआ है, एक मिनट, आप लोग का मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, ये आप लोग को क्लीन दिख रहे हैं, क्लीन है, थोड़ा जूम। तो यहाँ पे मैंने बताया था ये जिला सहकारी बैंक है और इसके अंतर्गत ये उसका क्या है, कार्य क्षेत्र है। तो यहाँ पास मैं कहीं भी रायगढ़ और जसपुर के बारे में जिक्र नहीं की थी, इसीलिए इन लोग का शाखा इधर नहीं लिखाया था ना, यहाँ पास नहीं लिखाया है। तो आप लोग काउंट करके बता रहे थे मेरे को, ठीक है। तो यहाँ लिखा ही नहीं है तो मैं उधर काउंट नहीं कर सकती थी ना। आप लोग अलग से कॉपी पेन में अपने कॉपी में लिख लेना यहाँ पास, ठीक है। जितना भी छूट रहा होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, रायगढ़ और जसपुर के अंतर्गत। प्राथमिक कृषि साख समिति में जो भी छूट रहा है वो भी किसके अंतर्गत आएगा, रायगढ़ के अंतर्गत, ओके। और ये अल्पकालीन ऋण वाला पता है ना, 5 लाख, मत्स्य पालन में 3 लाख, उद्यानिकी के लिए 3 लाख, लाख की खेती के लिए ये पर वृक्ष मिलता है, मतलब, ठीक है। जैसे लाख हम लोग को कहाँ से मिलता है, कुसुम के पेड़ से, बेर के पेड़ से, पलाश के पेड़ से। तो कुसुम के वृक्ष पर 5000 रुपए, बेर के पेड़ पर 900 रुपए और पलाश के पर 500 रुपए प्रति वृक्ष क्या किया जाता है, ऋण सीमा निर्धारित है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके साथ ही आप बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के MCQ चाहिए, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।